हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक पर आए हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें ढेर सारी हम गलतियां करते चले आते हैं। कई बार हमारी जानकारी होने के बावजूद भी हम इस पर गलती कर बैठते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे वो टॉपिक है आज का एपॉस्ट्रफी। क्या? एपॉस्ट्रफी। एपॉस्ट्रफी को इस प्रकार के सिंबल से दर्शाया जाता है, जैसे मान लो आपने कहीं पर देखा होगा लिखा रहता है डोंट, तो डोंट में ये जो ऊपर का ये चिन्ह है, इस चिन्ह को ही क्या कहते हैं? एपॉस्ट्रफी। ठीक है, तो इसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एपॉस्ट्रफी, ध्यान दीजिए, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और यह पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है। मतलब ये एक प्रकार का विराम चिन्ह है, जैसा कि आपने हिंदी या अदर लैंग्वेज में पढ़ा होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसका कुछ रूल है नहीं है, कहीं रूल को अनफॉलो करता है या हमेशा फॉलो करता है। ये तमाम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि हर बार इस प्रकार का सिंबल है तो वो एपॉस्ट्रफी ही होता है या फिर कुछ और भी होता है। तमाम चीज़ें हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए रूल क्या कहता है। सबसे पहला रूल कहता है कि टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स। लेटर या लेटर्स को क्या करने के लिए? ओमिट करने के लिए। ओमिट का मतलब क्या होना है? छोड़ना या छोड़ देना, छोड़ने के लिए। अगर आपको कोई भी लेटर, स्पेशली बाउल्स, है ना, अगर आपको कहीं पर बाउल्स यानी कि वॉवेल्स को छोड़ना है तो आप इस चिन्ह का यानी कि एपॉस्ट्रफी का यूज करके आप उस वाउल को छोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे आप तो भी मैंने डोंट लिखा था, तो डोंट में क्या होता है? डू प्लस नॉट, और क्या बनता है? ये डोंट बनता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि डू तो ये पूरा का पूरा लिखा है, एन भी पूरा का पूरा लिखा है और टी भी पूरा का पूरा लिखा है। यहां पर जो ओ है, ओ क्या है? बाउल साउंड है, उसको क्या किया गया है? ओमिशन है उसका, मतलब उसको ओमिट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो इंग्लिश ग्रामर आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है कि अगर किसी भी लेटर में, किसी भी वर्ड में अगर आपको बाउल लेटर को छोड़ना हो तो आप एपॉस्ट्रफी लगा के उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन सभी को नहीं, है ना। जहां पर हम इनको शॉर्ट बना सकते हैं, इसी प्रकार जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो आपने देखा होगा उन हम शब्द का ऐसे ही बना लेते हैं। जैसे आप कहते हो आर नॉट, तो आर नॉट को आप क्या कहते हो? आरंट। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। वुड नॉट को वुडंट। ठीक है, इतना ही नहीं, इसी प्रकार से जैसे आपको कहना है ही इज, तो ही इज को या ही हैज को आप शॉर्टकट लगा के एपॉस्ट्रफी का यूज करके आप कहते हैं हीज, हीज। ठीक है, ये ही इज भी हो सकता है और ही हैज भी हो सकता है। ही इज होगा तो आईएनजी फॉर्म होगा या तो ईडी फॉर्म होगा, और अगर ही हैज है तो सिर्फ ईडी फॉर्म इसके बाद होगा, है ना। जैसे ही हैज सॉल्व्ड दिस पजल, तो इस प्रकार से आप इसको समझ लेंगे। तो क्या कहता है? टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स। ये तो लेटर की बात होगी। अब लेटर्स को कैसे छोड़ता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो सिर्फ एक लेटर यहां पर छोड़ रहा है, एक से अधिक लेटर को भी इसके द्वारा छोड़ा जाता है। तो आप कहते हैं आई हैव, तो यहां पर दो लेटर आप छोड़ते हैं। कैसे? आप इसको ऐसे लिखते हैं आईव। इसी प्रकार वी हैव, तो उसे हम क्या लिखेंगे? वी। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर एच और ए, यहां दो लेटर्स को एपॉस्ट्रफी के द्वारा ओमिट किया जा रहा है। तो कभी कभी सिंगल लेटर, इसलिए हमने यहां पर लेटर और लेटर्स दोनों ही चीज लिखी है। तो सिंगल लेटर या फिर डबल लेटर। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आए तो हम ऐसा करेंगे, या डू नॉट, शैल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐसा हटाना होता है तब हम कहते हैं। इसके अलावा और भी जगहों पर करते हैं। जैसे आपने पोएट्री में जनरली देखा होगा, जैसे आपको लिखना है क्या? नेवर, तो नेवर को कैसे लिख देता है पोएट? ऐसा लिख देता है NVER, ऐसा लिख देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, हालांकि जनरली ये जो बाउल हमारा साउंड होता है या बाउल होता है उसी को हम लोग हटाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा। चलिए, तो ये तो पहला रूल हो गया, टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर और लेटर्स। ये तो पहला रूल कहता है। आगे का रूल, सेकंड रूल क्या कहता है कि द पजेसिव और जेनेटिक केस ऑफ नाउन, जो भी पजेसिव या जेनेटिक केस होते हैं नाउन के, उनके लिए भी हम लोग एपॉस्ट्रफी का यूज करते हैं। तो पहला आपने समझा, अब दूसरा देखते हैं। अब ये पजेसिव और जेनेटिव क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारे जो संबंध को दर्शाते हैं,
इसको हम ऐसा कह देंगे, क्या दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते, ये संबंध सूचक होते हैं, है ना, अथवा ये अधिकार सूचक होते हैं, संबंध सूचक या अधिकार सूचक। अधिकार कैसे दर्शाते हैं, क्या कह रहा है कि और वो केस ऑफ नाउन के साथ ही होते हैं, ये प्रोनाउन के साथ नहीं होते, ठीक है। जैसे आप कहते हो मोहन, अब मोहन का अगर कहीं अधिकार है तो आप एपोस्ट्रोफी के द्वारा शो करते हैं। जैसे आप कहते हैं मोहन्स हाउस, मोहन का घर, इसका मतलब ये होता है कि घर पर मोहन का अधिकार। ये जो सिंबल है जिसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं, ये पोजीशन या फिर जेनेटिव को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। मोहन का घर से संबंध आप समझ लें या मोहन का घर पर अधिकार समझ लें। इस प्रकार जैसे आप कहते हैं माई फादर्स नेम इज, तो फादर्स में क्या करते हैं, पिता का आपसे संबंध, फादर्स, फादर में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यहां पर भूल क्या हो जाती है, इसको पकड़ना है। भूल ये हो जाती है कि कई बार अगर हमें किसी वर्ड के लास्ट में एस लगाना होता है तो जनरली बच्चे यहां पर एस लगा के चले जाते हैं। मैंने देखा है मैथमेटिक्स के बच्चों की, जब वो मैथ्स लिखते हैं तो वो मैथ्स देखो कैसे लिखते हैं, वो मैथ्स ऐसे लिखते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मैथ्स ऐसे नहीं लिखा जाता, मैथ्स देखो कैसे लिखा जाता है, और मैथ होता नहीं, मैथ्स ही होता ही है, MATHS, मैथ, ये शॉर्टकट है, और पूरा लिखेंगे तो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स। लेकिन बच्चा क्या करता है, यहां एपोस्ट्रोफी एस लगा देता है। वो सोचता है क्योंकि फादर्स में तो ऐसा लगता है, मदर्स में तो ऐसा लगता है, मोहन्स में तो ऐसा लगता है ना, तो वो यहां पर ऐसा लगा के चला जाता है, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है। कभी अगर उसको मैंगोज लिखना है तो वो ऐसा लगा देता है, मैंगोज, तो वो ऐसा कर देता है या फिर ऐसा कर देता है। अगर समझ ना हो उसको कि ES लगता है तो वो ऐसा करके चलाता है, जो कि क्या है, पूरी तरीके से गलत है। अगर भाई आप इसका प्लूरल बना रहे हो मैंगोज, तो इसमें एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पर उस नाउन के साथ लगेगा जहां पोजीशन या जेनेटिव आपको दर्शाना हो, संबंध सूचक दर्शाना उस नाउन के साथ, या फिर अधिकारवाचक संबंध को दर्शाना हो, वहां पर ऐसा लगता है। मोहन का, है ना, मेरे भाई का, है ना, सोहन का, दिवाकर का, मिस्टर शर्मा का, इस प्रकार से तो हम वहां पर क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे आपको मैं एक सेंटेंस के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पर कहना है दैट इज रवीज, ये एक तो पहला आई है फिर एपोस्ट्रोफी है, दैट इज रवीज हाउस। अब यहां पर देखिए रवि का घर, ये क्या है, पोजीशन दर्शा रहा है, ठीक है, जेनेशन दर्शा रहा है, तो ये आपको समझना होगा कि इस प्रकार से हम यहां पर कहते हैं। जैसे मुझे कहना है फादर्स वॉच, पिताजी की घड़ी खो गई है मान लीजिए, तो हम क्या कहेंगे, फादर्स वॉच। अब फादर यहां पर क्या है, ये नाउन है, और वाच क्या है, फादर का वाच से संबंध दर्शा रहा है, जेनेशन दर्शा रहा है या पोजीशन दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर ये एपोस्ट्रोफी है, इस पोजीशन को दर्शाने के लिए। लेकिन जब आप कहते हो बॉयज, आपको इबारत में बोला गया, डिक्टेशन में बोला गया कि कहीं पर शब्द आ गया वॉयस, तो आपने अगर ऐसा कर दिया वॉयस, तो ये गलत है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी में एक चीज और समझ लीजिए। मान लीजिए मुझे कहना है कि बच्चों का गेम, ठीक है, या बच्चों का कुछ भी कह लीजिए आप, बच्चों की हॉबी। अब बच्चे तो बहुत सारे हैं, बॉयज बहुत से हैं, बॉयज ऑलरेडी हैं। अब इसमें उनकी हॉबी को हमें पोजीशन के साथ या जेनेशन के साथ दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट में एस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसके बाद हमें एस फिर से लगाने की जरूरत नहीं। अगर ये सिंगल होता, अगर हमें ये कहना होता लड़के की हॉबी, कोई लड़का है, अकेला लड़का है, लड़के की हॉबी, तो हम ऐसा लिखते बॉयज हॉबी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, एक से अधिक बच्चे हैं, तो हम क्या कहेंगे, बॉयज ऐसा लिखेंगे, पढ़ेंगे तो सेम ही बॉयज लिखेंगे और एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, लास्ट में आपको एस लिखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर प्लूरल नाउन आ रहा है जहां पर आपको पोजीशन या जेनेशन दर्शाना है, तो एस होने के बाद लास्ट में आपको इस एपोस्ट्रोफी को लगाना है, और उसके बाद फिर से एस लिखने की जरूरत नहीं है। एस तब लिखा जाएगा जब वो सिंगुलर है, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अगर एक से अधिक हॉबी है तो आप यहां हॉबीज कर दें, लेकिन ध्यान रहे हॉबीज में ये मत लगा के चले आइएगा, यहां तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, कि एस आ रहा है। तो जनरली बच्चे यही सोच लेते हैं कि अगर लास्ट में एस है तो वो लगता ही लगता है, ऐसा नहीं है। जब पोजीशन दर्शाना होगा, जेनेशन दर्शाना होगा, तब ये लगेगा, अदरवाइज
आपको ओमिट करना है ना, छोड़ देना है, जबरदस्ती लगा के नहीं चलाना है। कई बार हम वर्ब के साथ लगाते हैं, जैसे मान लो हमें लिखना है ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज, तो बच्चा क्या करता है, ऐसा करके चलाता है ही प्लेज फुटबॉल, क्योंकि उसने कहीं देखा है कि फादर्स ऐसा होता है, रवीज ऐसा होता है, तो सोचता है प्लेज है तो ठीक है। अब अगर मुझे कहनी है कि नाटकों की किताब, प्ले मतलब नाटक भी होता है और प्ले मतलब खेलना भी होता है। हम अगर मान लीजिए कि मैं प्ले को नाटक के रूप में, यहां तो खेलना हो गया, ही के साथ खेलना है, प्ले का मतलब एक नाटक भी होता है, ठीक है, जो मंच पर अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगर मुझे कहना है नाटकों की किताब, अब नाटक किताब के बीच में संबंध है, क्या है, पोजीशन है, तो ध्यान दीजिए, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा प्लेज बुक, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा प्लेज बुक, मैं कैसा लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा बुक्स ऑफ प्लेज, ये ध्यान रखना है। इस प्लेज में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। इसके पीछे क्या कारण है, ध्यान दीजिए, अगर कोई नाउन नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत आता है और उसके लिए आपको संबंध दर्शाना है, तो उस संबंध को दर्शाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर वह लिविंग बीइंग है, जीवित व्यक्ति वस्तु प्राणी है, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। इन दोनों ही बातों को बहुत अच्छे समझना। यहां रवि क्या है, एक लिविंग बीइंग है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अगर यहां कोई लिविंग बीइंग नहीं होता, मुझे कहना होता प्लास्टिक की गिलास, अगर मुझे ऐसा कहना होता प्लास्टिक गिलास का संबंध, तो मैं क्या कहता, ग्लास ऑफ प्लास्टिक। मैं ऐसा नहीं कह सकता प्लास्टिक्स गिलास। अगर मैंने ऐसा कह दिया प्लास्टिक्स ग्लास, तो ये गलत है और ये सही है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्लास क्या है, एक नॉन लिविंग है। यहां पर लिखा है फादर्स वॉच, तो फादर क्या है, वो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, है ना, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस, संबंध बताने के लिए। ध्यान रखना है, संबंध बताने के टाइम पर ये रूल फॉलो हो रहा है, यहां पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है ना, हाँ, कि कहीं भी आप लगा के चले जाओगे। चलिए, तो आई होप कि ये दो बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, क्या रहा है, इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल ऑफ लेटर ऑफ फिगर्स। लेटर या फिगर्स की अगर हम बात करें और उनके प्लूरल की हम बात करें, तो वहां पर भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अभी जो तीसरा है, इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। अगर आपको लेटर्स का प्लूरल दर्शाना है या फिगर्स का, या जिसको हम डिजिट कहते हैं, इनका प्लूरल दर्शाना है, तब भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा योर फाइव्स, ये फाइव्स लिखा हुआ है यहां पर, एंड थ्रीज लुक अलाइक। यहां पर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि योर फाइव एंड थ्रीज लुक अलाइक, तो यहां पर क्या है, हमने यहां पर डिजिट का प्रयोग किया है। तो अगर कोई भी डिजिट यानी कि फिगर, उसका प्लूरल हमें लिखना है। यहां पर जो फाइव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, थ्रीज का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो पांच हैं, ये जो पांचों हैं और ये तीनों हैं, वो क्या हैं, एक समान दिखते हैं, पांचों और तीनों। ये बात समझ में आई। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगर मैं लेटर्स की बात करूं, तो मैं ऐसा लिखता हूं हिज एंड्स एंड टीज लुक अलाइक। अब इसका क्या मतलब हुआ कि उसके जितने भी एन हैं और उसके जितने भी टी हैं, वो सब एक प्रकार से दिख, सारे एन और सारे टी। तो अगर एन्स का प्लूरल बनाना हो, मतलब कि लेटर्स का प्लूरल बनाना हो, लेटर का प्लूरल, है ना, तो भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं। और अगर हमें डिजिट यानी फिगर्स का प्लूरल बनाना हो, तब भी हम वहां पर एपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर ये डिजिट वाले हैं, इनका प्लूरल बनाया गया है, और यहां पर ये लेटर वाले हैं, जिनका एपोस्ट्रोफी बनाया गया है ना। यहां पर पांच से मतलब है कई सारे पांच है, और यहां कई सारे तीन है, यहां पर कई सारे एन है और कई सारे टी हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, जिन्हें हम एपोस्ट्रोफी के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये तीसरा रूल कहता है कि इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल ऑफ लेटर्स ऑफ फिगर्स, जिसको हम लोग डिजिट भी बोलते हैं। और आखिरी है इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स। अगर हमें नंबर्स का शॉर्ट फॉर्म करना है, तो भी हम वहां पर क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज हम करते हैं। अगर मैं इसको मिटा के फिर से लिखने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है क्या, 19
1980, समझिएगा 1980, 1980s की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो पूरा का पूरा डिकेड हो जाएगा। तो मैं इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख सकता हूं, इस पूरे का मतलब ही यही है 1980s। अगर मान लीजिए मुझे 2002 लिखना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पहले अपॉस्ट्रोफी और फिर 02। इसका मतलब हुआ वर्ष 2002 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये 2102 नहीं होगा क्योंकि वो 100 साल के अंतराल में आएगा और हम जिसके आसपास होंगे ये वही माना जाएगा, है ना। जैसे आपको 2102 लिखना है तब भी इसको हम ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन हम जहां पर लिख रहे होंगे उसके आसपास की बातें कर रहे होंगे। अभी 2102 की तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते, या बीते हुए हमें अगर 1902 बताना है, 1902 तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसे पूरा ही बताना पड़ेगा, क्योंकि अब 2002 मानेंगे कि 1902 की घटना मानेंगे, है ना, कोई भी अगर हम बात करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। ऐसी भी इंग्लिश ग्रामर आपको एपोस्ट्रोफी यूज करने की फैसिलिटी देता है। तो आपने यहां पर 4 चीजें देखी। क्या क्या चीजें देखी? पहले तो आपने देखा कि ओमिशन, अगर लेटर्स का ओमिशन करना है तो इस प्रकार से। दूसरा आपने देखा कि पोजीशन या जनरेशन दर्शाने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, है ना, वो लिविंग थिंग के साथ यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग के साथ आपको ध्यान रखना है कि हम यूज नहीं करेंगे। अगर आपने नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज किया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो प्रकृति से रिलेटेड हैं, उनके साथ में हम ऐसे ही एपोस्ट्रोफी यूज का प्रयोग करते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है प्रकृति का स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव, तो मैं ऐसा लिखूंगा, इस वाले रूल को फॉलो करूंगा। तो मैं लिखूंगा नेचर्स बिहेवियर, मैं ऐसा लिखूंगा। इसको समझना जरूरी है। लेकिन अगर मुझे किसी नॉन लिविंग की बात करनी हो, जैसे मुझे प्लास्टिक का बिहेवियर, कि प्लास्टिक का स्वभाव ऐसा होता है, लोहे का स्वभाव ऐसा होता है, तो मैं क्या कहूंगा? तो मैं कहूंगा बिहेवियर ऑफ आयरन या प्लास्टिक। प्लास्टिक्स एक से अधिक हो तो प्लास्टिक्स भी हम कह सकते हैं, वो वैरायटी ऑफ प्लास्टिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन नेचर को, प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीजें हैं, है ना, जैसे मुझे सूर्य का प्रकाश कहना है तो मैं क्या कहूंगा? या तो मैं डायरेक्ट ऐसा बोल दूं, कंपाउंड वर्ड बना के सनशाइन ऐसा बोल दूं, या मैं क्या कह दूं सन्स रेज, मैं ऐसा कह दूं, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके साथ हमारा इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है? एपोस्ट्रोफी लगाने की अनुमति देता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, अदर नेचर के अलावा, वो उनके साथ में हम OF का प्रयोग करेंगे। अगर मुझे कहना है कि सोने की चेन, तो मैं कहूंगा चेन ऑफ गोल्ड। क्या बोलूंगा? चेन ऑफ गोल्ड। मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा कि गोल्ड्स चेन। अगर मैंने ऐसा कह दिया गोल्ड्स चेन तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये सही। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। और प्लूरल लेटर्स और प्लूरल फिगर्स की हमने बात कर दी। तो अगर लेटर्स है वहां पर, जैसे एन है तो एन्स, है ना, ई है तो ईज। अगर ये प्लूरल है तो एक बार के लिए नहीं आता ऐसा, ठीक है, एक से अधिक बार के लिए। इसी प्रकार फिगर्स हैं, जैसे 3 आपने लिखा है तो थ्रीज ऐसा हो जाएगा। अगर आपने 9 लिखा है तो 9 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर हमें नंबर्स का शॉर्ट फॉर्म करना हो, जनरली ये ईयर के लिए होता है। जैसे आपको कहना है 2000, तो 2000 तो आप क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी लगाएंगे 00, इसका मतलब 2000 हुआ। हालांकि इसका मतलब 1900 भी हो सकता है ना। फिर हम देखेंगे किस संदर्भ में बात कही जा रही है। पहले ही झटके में हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगा देंगे, संदर्भ हम जरूर देखेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है। अगर हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा और हमने ऐसा यूज कर लिया तो वो गलत माना जाता है ना भाई। जब समझ ही नहीं आ रहा है कि आप किस संदर्भ में ऐसा कह रहे हैं, वो 1900 है कि 2000 है, 2100 है, 1800 है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने उसका रेफरेंस दिया है, कहीं हवाला दिया है कि हम 2000 के आसपास का जिक्र कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, कभी कभी किसी डेफिनेशन में, किसी पैराग्राफ में पढ़ते पढ़ते आप ऐसा देख लेते हैं, अब कहीं लिखा हुआ हिमालयाज और ऐसा लिखा रहता है। ये दोनों साइड जो लगा हुआ है, ये एपोस्ट्रोफी नहीं, दरअसल इसे हम कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान रखना है। अथवा इसी को हम लोग एक और चीज से बोल देते हैं, कोटेशन।
तो एक सिंगल कोटेशन होता है और एक डबल कोटेशन होता है, ये दोनों साइड। ये जब हम डेफिनेशन वगैरह देते हैं, किसी की एज इट इज बात को कहते हैं, जनरली आपने नरेशन में इसको देखा होगा, तब हम वहां पर प्रयोग करते हैं, तब ये डबल डबल दोनों साइड होता है। और किसी भी शब्द विशेष को अगर हमें डिफाइन करना हो, अगर कोई पूरी की पूरी परिभाषा बतानी हो, तो हम वहां पर पूरी की पूरी डेफिनेशन को इस कोट के अंदर लिखते हैं कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, विवेकानंद ने क्या कहा, है ना। तो हम ऐसी डेफिनेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। लेकिन अगर किसी हमें शब्द की तरफ इशारा करना हो, जैसे हमने कह दिया हिमालयाज, अब हिमालय की तरफ मेरा कोई विशेष इशारा है, तो मैं उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इंडिकेट कर देता हूं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या इसको सिंगल कोटेशन भी आप कह सकते हैं। इसे आप ध्यान दीजिए एपॉस्ट्रोफी नहीं बोलेंगे, ये दोनों साइड रहेगा। ये जब एक साइड रहेगा तब हम बोलेंगे। साथ ही साथ जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम नंबर्स को दर्शाने के लिए, जैसे हमने कहा कि आपको लिखना है 1947, 1947, तो आप एपॉस्ट्रोफी 47 लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको दशकों की बात करनी है, जैसे मुझे कहना है 1990 के दशक में, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 90s एस स्मॉल में, ठीक है। अगर मुझे कहना है 80 के दशक में किशोर कुमार ने बहुत अच्छे गाने गाए, तो 80 का मतलब क्या हुआ, 1980, और 1980 को मैं कैसे लिखूंगा, 80s ऐसे लिखूंगा। यहां एपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। और अब जब भी आप एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, बहुत होश आवाज में करेंगे। आप प्लूरल के साथ हर बार एपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे कि आपको लिखना है बुक्स तो आपने ऐसा कर दिया, ये गलत है। आपको लिखना है मैथ्स तो आपने ऐसा कर दिया, ये गलत है। आपको लिखना है पेपर्स तो आपने ऐसा कर दिया, ये पूरी तरीके से गलत है। ध्यान दीजिए, नॉन लिविंग थिंग है, इनमें इसका का के की यानी कि संबंध का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको कहना है बुक के पन्ने, तो आप क्या कहेंगे, पेजेस ऑफ बुक, बुक के पन्ने। आप बुक्स पेज ऐसा बोल ही नहीं सकते, बुक्स पेज ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए हम एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, सिवाय जो नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, जैसे प्लेनेट हो गए हमारे, है ना, नेचर हो गया। गॉड के लिए भी हम एस लगाएंगे, ऐसा एपॉस्ट्रोफी। जैसे हमें ईश्वर का धन्यवाद, तो गॉड्स थैंक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। चलिए, आई होप कि ये तमाम चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए एपॉस्ट्रोफी में बस इतना ही। इस जानकारी को आप अपने अन्य साथियों तक भी शेयर करें, और आई होप कि मैंने एपॉस्ट्रोफी के बारे में एक संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करी है, जो कि पंक्चुएशन के अंतर्गत आता है। इट्स अ पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।